देशभक्त पर अक्सर हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हम आपकी आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन जो आप बातें करते हो, जो सवाल उठाते हो, वो बिल्कुल ठीक है। हम उन्हें जवाब में कहते हैं कि भाई आपकी आइडियोलॉजी के बारे में पता नहीं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी तो संविधान की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, और उसी के रास्ते पर हम चलते हैं। देशभक्त पर आज के एपिसोड में आपको एक रिक्वेस्ट है कि आज के एपिसोड को आप अस वर्सेस देम, आएगा कौन जाएगा कौन, उसके नजरिए से मत देखिए। नजरिए से देखिएगा सिर्फ संविधान के और हमारे देश की डेमोक्रेसी के, और उसका गला किस तरीके से घोटा जा रहा है। फैक्ट्स के साथ एक बात बताने की कोशिश आज हम करेंगे। पहले बता देते स्टोरी क्या है। अगर आपने नहीं देखी हो, पिछले कई एपिसोड्स में हमने ये स्टोरी को कवर किया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है ये स्टोरी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि देखिए, सारे जो परचेजेस हैं और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स गए हैं, उसका खुला चिट्ठा हमें दीजिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डेडलाइन मिस कर दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो इंफॉर्मेशन देना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो उसने नहीं दिया। जो इंफॉर्मेशन 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर था, जो इलेक्शन कमीशन को देना था, जो इलेक्शन कमीशन फिर पब्लिश करती इलेक्शन से पहले, और जनता को मालूम चलता कि किसका पैसा किसके पास गया है, कितना गया है, कौन सा फेवर गया है, कौन सा फेवर नहीं गया है, वो सारा चीज अभी धरा का धरा रह गया है। टेक्निकली देखिए तो पिछले 2 दिनों में अभी एसबीआई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज बोली है। आप और हम तो डर के मारे वहीं खत्म हो जाते, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बोला जाओ लंच ब्रेक के बाद आओ, हम देखेंगे, हम अभी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर अभी तक साइलेंट है। अब सुनने में आ रहा है कि 11 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। इलेक्शन कमीशन भी साइलेंट है। आज की स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि एक डेमोक्रेसी कैसे इंस्टीट्यूशंस के आधार पर रहता है। चलिए मीडिया और ऑपोजिशन को छोड़ दीजिए, लेकिन सीबीआई है, ईडी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, लोकपाल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हैं, सरकार को चेक में रखते हैं। नहीं तो फिर तो तानाशाही और डेमोक्रेसी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। लेकिन ये जो केस अब बन रहा है, ये दिखाता है कि हमारे सरकार में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके 3 बड़े स्तंभ किस तरीके से टूट रहे हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी क्या हालत है, और खुद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए द डार्केस्ट आवर होगा फिर से, जैसा कि इमरजेंसी के समय हुआ था? अगर आपको याद नहीं तो 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डार्क आवर आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के साथ हां में हां मिलाया और बोला कि सिटीजंस का कोई हक नहीं बनता है, उनका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी नहीं होता है। अगर आपने इमरजेंसी में, इंदिरा गांधी ने आपको जेल के अंदर रख दिया, तो आप वहां मर भी जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेटेड हो गई हैं इमरजेंसी के दौरान। इस केस को इनफेमसली द एडीएम जबलपुर केस या फिर हेबस कॉर्पस केस से भी जाना जाता है। मजेदार बात यह है कि यह जो डार्केस्ट आवर हुआ था, यह जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट हुआ था, इंदिरा गांधी के हां में हां जो मिलाया गया था, उसमें एक प्रोमिनेंट नाम जो उस समय शामिल थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़, जो कि आज के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फादर थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मजेदार बात यह है कि 40 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्ट्राइक डाउन किया, कि ये जो बोला कि ये जो हेबस कॉर्पस केस है ये बिल्कुल गलत है, उसकी जो जजमेंट थी वो भी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही लिखा था। तो अपने ही फादर की जजमेंट को उन्होंने यू टर्न किया था। लेकिन सवाल यह है कि अब डी.वाई. चंद्रचूड़ की चीफ जस्टिस के कार्यकाल में उन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या उनका यह जो बहुत बड़ा फैसला है, यह भी डार्केस्ट आवर बन जाएगा? याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टाइम लगाकर ध्यान से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस सुन के बोला कि भैया देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो वोटर का है वो इंफ्रिंज हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो प्रोसेस है ये सीक्रेट नहीं है। इन सब तथ्यों पर बेस करके ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खारिज किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। याद रखिए, इस पर पूरा एक एपिसोड भी बना के रखा है, तो अगर वो समझना चाहे, प्लीज अंडरस्टैंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत क्यों हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हैं, और हमारे डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये फैसला, इसको जानना जरूरी है। इसके लिए अलग से एक एपिसोड बना के रखा है। अब एसबीआई को भी हिदायत दी गई कि भैया आप भी सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिटेल्स 2019 ऑनवर्ड्स हमारे सामने रखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के सामने रखेगी, जिससे जनता को मालूम चले किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया था। एसबीआई बोले भाई 3 हफ्ता तो बहुत कम टाइम है, हमें तो 4 महीनों का टाइम चाहिए, जून 30 तक का हमें अब समय चाहिए।
जब ये इंफॉर्मेशन देना था उसके सिर्फ 2 दिन पहले एसबीआई अपने लंच ब्रेक से जागी और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे। खुद बोली, किसी ने बुलवाया, ये आप समझ लीजिए। अब यहां आते हैं कोर मुद्दे पर। क्या एसबीआई झूठ बोल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? क्योंकि बहुत सारे जो बैंकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जो बात करके और जो सारी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई है, अगर आप उसको पढ़ें तो आप समझ पाओगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये जो मामला है, इसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम इलेक्शन के बाद इसको टालने की कोशिश की जा रही है। क्यों? सबसे पहला तो बड़ा झूठ यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज के डेट में, आज के एज में कोई बैंक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके ना रखे। आज के डे एंड एज में जहां फ्लडिंग के दौरान और फायर्स के दौरान रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, 2015 से ही सारे बैंक्स डिजिटल रिकॉर्ड्स रखना शुरू कर चुके थे। तो यह पॉसिबल नहीं है मानना कि इसको बही खाते में लिखा गया था। चलिए मान लेते हैं बही खाते में लिखा गया था। 20-22 हजार बॉन्ड्स की बात है, बही खाते में लिखा गया था। लेकिन तब भी बैंकिंग एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर आप बही खाता भी लगाओगे तो 20-22 हजार बॉन्ड्स को कंपेयर करना सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हफ्तों की भी नहीं, कुछ दिनों की बात है। हो सकता है एसबीआई को फोर्स किया जा रहा है यह सब करने के लिए, क्योंकि यह इंबैरेस कर सकती है सत्ताधारी बीजेपी को, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज, जो सबसे ज्यादा जो मोटा पैसा आया है वो बीजेपी के पास आया है। और इलेक्शन से पहले समझाना पड़ेगा जनता को। आएगा जाएगा की बात नहीं है, लेकिन शायद जनता को मालूम चल जाएगा कि किसने कितने पैसे दिए थे। और इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, जो कि एक एनजीओ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अब मूव किया है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लगाइए आप एसबीआई के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर और डिलिबरेटली वो आपको डिसोबे कर रहे हैं, आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। और अब सुनने में आया है कि 11 मार्च, और ये 11 मार्च का डेट क्यों इंपॉर्टेंट है कि तभी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, उस पर भी एक पॉलिटिकल एंगल है, उस पर मैं आता हूं अभी। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि भाई डिफेंस क्या माउंट किया जा रहा है, एसबीआई का कहना क्या है। हो सकता है वो सही बात कर रहे हैं, एडिटर तुम तो बड़े फैन हो ना, तो भाई समझ लो कि एडिटर 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहता है। हाईवे के बगल वाली जमीन है, हो सकता है एडिटर के पास इतने पैसे, तो एडिटर जाएगा और इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड खरीदेगा। और उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उसको पैसे कहां से मिले, हाईवे के बगल की जमीन बेचकर मिला, या चाइना से पैसा आया, या जॉर्ज सोरोस ने एडिटर को पैसा दिया, यह बताने की जरूरत नहीं है। बस अपना केवाईसी डिटेल उसको देना है और सोर्स ऑफ मनी नहीं बताना है। उसके बाद एसबीआई आपका थोड़ा सा बेसिक केवाईसी देखेगा, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि नहीं देखेगा, और बोलेगा अच्छा ठीक है, हम आपको एक बॉन्ड इशू करते हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड उठाकर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा, और वो पॉलिटिकल पार्टी फिर बैंक पर जाकर उस पैसे को रिडीम करा देगी। एसबीआई का कहना है कि ये जो एडिटर ने खरीदा बॉन्ड और पार्टी ने ये बॉन्ड से पैसा वापस लिया, ये अलग साइलोज में रहते हैं, और इसीलिए इनको मैच करना बहुत मुश्किल है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या एसबीआई ने कभी ये डेटा निकाला नहीं है या मैच नहीं किया? वो भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन ने दिखा दिया है कि झूठ है। लेकिन पहले ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज पर आते हैं। एसबीआई कहती है द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द बायर शैल बी ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियली बाय द ऑथराइज्ड बैंक एंड शैल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी अथॉरिटी फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट व्हेन डिमांडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस बाय एनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये मेरी बाणी नहीं है, ये सरकार की बाणी है, बैंक की बाणी है। मने उन्होंने ट्रैकिंग का इंतजाम करके रखा है, क्योंकि लीगली कभी अगर उन पर आई बात तो उन्हें ये इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बात साफ कर दें कि ये मैच हो सकते हैं। अब आते हैं समय पर। तो ये बात तो साबित हो गई कि जहां तक डेटा रखने की बात है और एबिलिटी टू मैच की बात है, ये तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही था कि भैया जब कोई कोर्ट मांगेगा या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मांगेगी तो हमें ये चेक सिस्टम रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी भी जवाबदेही बनती है कि भैया सोरोस या चाइना ने तो पैसे नहीं दिए, तो वो वहां कहां से निकालोगे। अब आते हैं दूसरे झूठ पर। एसबीआई कहती है कि भाई देखो ये डेटा टैबुलेट करना, कोलेट करना बहुत मुश्किल है। तो क्या कभी उन लोग ने ये डेटा टैबुलेट या कोलेट किया नहीं है? कॉमोडोर लोकेश बत्रा, जिन्होंने आरटीआई भी दागे हैं काफी, और जिसके वजह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस सामने आया और बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुई और बहुत सारे जो उनके पास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास थे, उसमें से ये बात साफ दिखती है कि जब सरकार मांगती थी तो एसबीआई दौड़ दौड़कर ये डेटा निकालती थी। 24 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर डेटा निकालती थी, और एसबीआई एक ऑडिट ट्रेल रखती थी कि कौन सा बॉन्ड बिका और कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने वो बॉन्ड को रिडीम किया। और आप ही बताइए कि पूरे देश भर में यह सारा इंफॉर्मेशन निकालना
करोड़ों रुपए का अकाउंट्स निकालना पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है? ये क्या बही खाते से सारा डिटेल निकल रहा था कि सरकार मांग रही थी और उनके पास डेटा निकल जा रहा था? अब ये ट्रेल कैसे मेंटेन किया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेल है कि भाई एडिटर ने 10 करोड़ का खरीदा और किसी पार्टी ने उसको रिडीम किया, बैंक कैसे जानेगी कि किसका पैसा रिडीम हो रहा है? इसीलिए एक इनविजिबल यूवी लाइट पर ही दिखने वाला एक स्टैंपिंग सिस्टम था जो कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखेगा, एक सीरियल नंबर हर बॉन्ड के ऊपर। और बैंक ने ही इंसिस्ट किया था, एसबीआई ने ही इंसिस्ट किया था कि एक सीरियल नंबर होना बहुत जरूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड में, जब ताकि लीगल पर्पस आए, कभी लीगल प्रोसीडिंग आए तो हमें मालूम हो। और बात एसबीआई की नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें, इंटरनल डॉक्यूमेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उन्होंने भी इंटरनली 2017 में एडमिट किया था कि एसबीआई रियल टाइम पर कनेक्ट कर सकती है एडिटर जो डोनर है, पार्टी जो रिसीवर है, और ये एसबीआई की एबिलिटी के अंदर था, और वो भी रियल टाइम पर। ये नहीं 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, रियल टाइम पर। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स अफेयर्स के सेक्रेटरी वो खुद ही बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017-2018 में जब उन्होंने लागू किया था तो यह सिस्टम लगाकर ही किया था। मोजो स्टोरी से बात करते हुए उन्होंने खुद कहा है, एवरी बॉन्ड हैज वन नंबर सो दैट यू सॉर्ट द इंफॉर्मेशन ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन वेरी इजीली। वो खुद ही कहते हैं कि भैया हो सकता है एसबीआई को मोटिवेट किया गया है ये फर्जी एप्लीकेशन फाइल करने का, बहुत ही लेजी आर्गुमेंट है जो एसबीआई दे रही थी। लेकिन तब भी मान लेते हैं, चलिए ठीक है भाई, एंटी नेशनल होने की क्या जरूरत है, नेगेटिव होने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि ये सब बही खाते से ही किया गया हो। वो तो बजट सिर्फ आईपैड पर आता है, अदरवाइज तो हम ओल्ड इंडिया है, बही खाते पर सब काम करते हैं। तो क्या अगर बही खाते पर था तो 4 महीने लगने की बात है 20-22 हजार रिकॉर्ड्स के लिए? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि भैया बैंकिंग एक्सपर्ट्स भी हैं जो अपनी राय भी दे सकते हैं इस मामले में। सरकार की राय या एसबीआई की राय मानने की जरूरत नहीं है। और आप किसी भी बैंकिंग एग्जीक्यूटिव से बात कर लो तो वो बता देंगे कि बैंक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सेस है ऑफ डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स। जो कि आप फॉर्म भरते हो, रूरल इंडिया में इतने सारे जो फॉर्म्स भरे जाते हैं, ये सारे ये डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाते हैं और वो फटाफट पेपर से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर बन जाते हैं। स्क्रोल में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल छपा है जहां एक्सपर्ट्स का पूरा एक एनालिसिस है, जहां से यह बात साफ समझ में आती है कि यह सिर्फ 2 या 3 दिनों का काम है अगर यह पूरा जॉब बही खाते में है, अगर कंप्यूटर पर नहीं है। यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था, ऑब्वियसली लंच ब्रेक तोड़कर आप यह काम कर सकते हो। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि 2019 से जो डिटेल्स थी, 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करनी शुरू की, तब जब डिटेल्स मांगा गया था तब तो इमीडिएटली कोर्ट को ये सारे डिटेल्स मिल गए थे, सील्ड एनवेलप में मिले थे, लेकिन डिटेल्स तब मिल गए थे। तो जब 2019 में डिटेल्स मिल गए थे तो ऐसा क्या हो गया कि 2024 में इनको 4 महीने चाहिए वही डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए? ऑब्वियसली यहां कोई तो झूठ बोल रहा है। तो सवाल यह है कि जब इतना सफेद और इतना काला, इतना लाल झूठ दिख गया है तो इसके बाद अब क्या होने वाला है? और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट के लिए भी टेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या म्यूट स्पेक्टेटर बन के रहेगा जैसे कि इंदिरा गांधी के समय, जैसे कि एडीएम जबलपुर केस में था, या फिर इस पर एकदम सॉलिड एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट को तो सीधा सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनके चेयरपर्सन को पुल अप करना चाहिए, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी 11 मार्च को कि ये जो एक्सटेंशन मांगा गया है जून 30 तक का, ये एक्सटेंशन दिया जाए या ना दिया जाए। साथ ही साथ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस बात की भी सुनवाई करेंगे, जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है कि सुप्रीम कोर्ट को मजाक उड़ाया गया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 2 दिन पहले ये इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को होनी चाहिए, तो एसबीआई इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब मजे की बात यह है 11 मार्च से एक अलार्म बेल बजता है, क्योंकि अगर 2019 का आप इलेक्शंस देखिए तो 10 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ गया था, इन्फोर्स हो गया था। इलेक्शन के डेट अनाउंस हुए थे 10 मार्च को 2019 में। अभी इलेक्शन का डेट इस बार 2024 में कब होगा पता नहीं, लेकिन हो सकता है, और ये कुछ लोग इसकी आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ जाता है 10 मार्च को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ गया है, इस चीज को हम इसीलिए पीछे ढकेल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये लोगों के साथ एक जरूर मजाक होगा, क्योंकि एक स्कैम तो कहीं ना कहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, एक बू कहीं ना कहीं तो है। अगर आपने न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट का एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। उन्होंने तो सिर्फ खुरेदा है टॉप को
कि कैसे कम से कम 30 कंपनी, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी हो सकता है, कम से कम 30 कंपनी ने 300 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को दिए पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में। और मजे की बात यह है कि इन 300 कंपनियों में जो ये छोटा सा ट्रेस किया गया है, उन पर सेंट्रल एजेंसीज का आक्रोश था, उन पर सेंट्रल एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन था, और एक्शन होने के बाद, लाइमलाइट पे आने के बाद, रेट बढ़ने के बाद मोटा मोटा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा गया था। खबर तो यह भी है कि लॉस मेकिंग कंपनीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रही है। एक लॉस मेकिंग कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदेगी किसी कंपनी के लिए? खुद का बट्टा बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम जरूर था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली गई नहीं थी। यह एक मैसिव इलेक्टोरल इशू तो हो ही सकता है, और इसीलिए सरकार शायद डरी भी हुई हो। मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ और कुछ और लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एसबीआई के खिलाफ, उनको बिना पुलिस परमिशन रहते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन एसबीआई को अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं तो यार डेमोक्रेसी का एक मजाक तो उड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा अनिल मस्सी चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन में कैसे इलेक्शन का और डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे थे ऑन कैमरा, और हम सोच रहे हैं यार ये इंसान ऑन कैमरा ऐसा काम कैसे कर सकता है, इतनी चौड़ कहां से आ गई, इतनी पहुंच कैसे हो गई उसकी। आज भी खुला घूम रहा है वो वैसे। उसके बाद आता है सवाल मैचिंग ऑफ वीवीपैट। एक सिंपल डिमांड जो सिविल सोसाइटी कर रही है कि वीवीपैट की 100% मैचिंग कर दो, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, हमने कहा कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही फैसला लिया, एकदम स्ट्रांग फैसला लिया, लोगों को भी मालूम चले। अब सुप्रीम कोर्ट को भी अंगूठा दिखाया जा रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एपिसोड आएगा कौन जाएगा कौन पर मत देखिएगा। ये एपिसोड देखिएगा कि डेमोक्रेसी कहां जा रही है, नीचे खड्डे पर, और किस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट का अब मजाक उड़ रहा है, लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और लगता है उन्हें भी डर नहीं है। अब मस्सी को कुछ नहीं हुआ आज तक, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो एसबीआई भी सोच रही होगी कि हम भी मस्ती ले सकते हैं। आप और हम जो नॉर्मल इंसान है, वो एक फाइन देने के लिए भी दौड़ता फिरेगा, लेकिन बोलेगा कि भैया कुछ गलत काम नहीं करना है, और यहां सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सीरियसली गड़बड़ है। वोट जिसको भी दो, सपोर्ट जिसको भी करो, थोड़ा देख लो कि देश के साथ और देश के संविधान और देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या हो रहा है।